हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये सीख चुके हैं कि तमाम का तमाम मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है और इसके बारे में ग्रीक फिलोसफर्स और जॉन डाल्टन ने भी बताया कि तमाम का तमाम मैटर एटम से मिलकर बना होता है। और आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एक एटम को एक्सपेरिमेंट की हेल्प से किस तरह से प्रूव किया गया या इसका एविडेंस किस तरह से हासिल किया गया। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी एटम्स। तो एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है, इंसानी आंख से नहीं देख सकते। बट एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस। लेकिन इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप छोटे पार्टिकल्स जैसा कि एटम उनकी तस्वीर बना के पेश कर देती है, जिससे हम एटम को सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि एक मशीन है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को देख पाते हैं, दिखाई गई है। एन एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। हमारी इंसानी आंख ऐसी अशिया जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम है उनको नहीं देख पाती। विजिबल लाइट की वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर के दरमियान में होती है, और इस तरह की वेवलेंथ जिस चीज़ की भी होगी या वो चीज़ इस तरह की वेवलेंथ इमिट करेगी उसको इंसानी आंख देख पाती है। और जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है, सो इंसान एटम को नहीं देख पाते। एन ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू 500 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर। अगर हम आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये जो एग्रीकल्चर वाले ऑफिसर होते हैं उनके पास एक मोटा सा शीशा होता है जिसकी हेल्प से वो छोटी सुंडियों, स्पोर्स या उनके एग्स को देखते हैं। और इसके साथ साथ एक छोटी माइक्रोस्कोप जो कि हमारी आम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर रहती है, जिसको कई बार हमने देखा है, और वो कुछ इस तरह से दिखती है, एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो इसके थ्रू भी हम चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी चीज़ हो उसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर से कम ना हो। अगर उनकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर या 10⁹ मीटर से कम है तो उन चीज़ों को हम नहीं देख पाएंगे। However, the object of size of atoms can be observed in an electron microscope। तो इनको देखने के लिए ना तो इंसानी आँख ही ये करिश्मा कर सकती है और ना ही वो एग्रीकल्चर वाले ऑफिसर का ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या वो मोटा शीशा काम कर सकता है। तो इनके लिए सिर्फ हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत ही एडवांस होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या खूबी है जिसकी वजह से ये एटम को दिखा सकती है? तो उसकी वजह, इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर देन द विजिबल लाइट। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एज अ एक्टिवेटर इस्तेमाल करती है और इनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है। अगर हम इनका मुकाबला विजिबल लाइट से करें तो इनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है और ये इंसानी आंख से भी नहीं देखे जा सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम मोटा मोटा कुछ समझें तो इस तरह से होती है। ये बहुत ही बड़ी मशीन
होती है और बहुत एडवांस मशीन होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है, इलेक्ट्रॉन की बीम जनरेट होती है यहाँ इलेक्ट्रॉन गन से। इनको हम लेंसेज की हेल्प से एक जगह पे फोकस करते हैं या इकट्ठा करते हैं और फिर जो भी हमारा सैंपल होता है उस पर हम डाल देते हैं जिसका हम इमेज या जिसकी हम शक्ल देखना चाहते हैं। तो इस तरह से ये उसको एलिमिनेट करता है, उस चीज़ की शक्ल को वाज़े करता है और एक प्रिंट आउट हमें कंप्यूटर की मदद से दे देता है जिसकी हेल्प से हम उस चीज़ की शक्ल को देख पाते हैं। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ ऑफ अ पीस ऑफ अ ग्रेफाइट which has been magnified 15 million times is shown below। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ग्रेफाइट के एक पीस की जिसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई की गई है, जो कि 15 मिलियन टाइम्स उसको इन्हांस किया गया है, उसके साइज़ को बढ़ाया गया है। आम इंसान है उसकी हाइट को हम बड़ा करके देव कामत बना दें, एक मोबाइल वाले टावर जितना कर दें तो हमें वो चीज़ कैसे दिखेगी। तो ग्रेफाइट के एटम को या उसके पीस को इसी तरह किया गया है। और यहाँ पे आप एक शेप उसकी देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रेफाइट के एटम का हमें इमेज दिखाई दे रहा है। तो ये फिगर रही आपकी, ये टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक यही फिगर है, बाकी जितनी भी मैं फिगर्स यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है, वो आपके टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। तो फर्दर अगर हम इसको देखेंगे तो ये कुछ हमें इस तरह से नजर आएंगे कि कार्बन के एटम यहाँ पे हेक्सागोनली अरेंज होंगे। तो ये इस तरह से ये 6 हेड वाली कोई शक्ल बनती है और इसमें एटम जो है अरेंज होते हैं और एक लेयर की शक्ल में होते हैं। यहाँ भी हमने देखा है, ये आपके टेक्स्ट में था। तो आजकल की जो रिसर्च है उसके लिहाज से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक्चुअली वो ग्रेफाइट में एटम अरेंज होते हैं। आप जानते हैं ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। तो कार्बन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं और उसमें से एक ग्रेफाइट है और दूसरी डायमंड है। द ब्राइट बैंड इन द फिगर आर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली जो जगह है ये ब्राइट बैंड, असल में यहाँ पे ये ग्रेफाइट के एटम लोकेट होते हैं। यहाँ पे ग्रेफाइट के एटम इस ब्राइट वाली जगह पे पाए जाते हैं कि वो किस तरह से दिखेंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये साथ वाला जो हमारा इमेज है, इस तरह से ग्रेफाइट के जो एटम हैं वो अपने आप को हेक्सागोनली अरेंज करते हैं। और उसके साथ साथ फिर एटम के डायामीटर की बात की जाने लगी कि एटम का डायामीटर कितना होता है और उसको कैसे मालूम किया गया। इन द 20th century X-rays work has shown that the diameter of an atom is of the order of 10⁻⁻10 मीटर, या अगर नैनोमीटर में बात करें तो 0.2 नैनोमीटर। तो 20वीं सदी में एक्सरे डायफ्रैक्शन की हेल्प से एक एटम का डायामीटर या उसकी मोटाई मालूम की जाने लगी। डायामीटर मीन्स कि मोटाई कितनी है। अगर कोई छोटी चीज़ है उसकी मोटाई मालूम करने के लिए हमें एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ती है। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कई बार हड्डी टूट जाती है तो हम एक्सरे करवाते हैं जिससे हमें टूटी हुई हड्डी की लोकेशन का पता चल जाता है कि हड्डी कहाँ से क्रैक हुई है। तो इसी तरह एक्सरे जो है वो एटम की मोटाई या डायामीटर भी मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। एक्सरे सोर्स से पैदा किए जाते हैं और यहाँ पे अगर ग्रेफाइट का एक पीस रख दिया जाए तो इस पे भी एक्सरे पड़ेंगे। तो ये एक मशीन है जिससे हम एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरे सोर्स। और इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारा सैंपल है ग्रेफाइट। तो इसके जो एटम हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज हैं, ये हॉरिजेंटली, तो इस तरह से ये अरेंज हैं। और जब इन पर से एक्सरेज गुजारा जाता है तो एक्सरेज कुछ इस तरह से गुजरते हैं और इस तरह से इनके जो डायफ्रैक्शन है एक्सरेज के, कंजेक्टिव डायफ्रैक्शन है, एक ये डायफ्रैक्शन है और दूसरा ये डायफ्रैक्शन,
उसकी हेल्प से हम इसका डायामीटर मालूम कर लेते हैं। और ये डायामीटर अगर कुछ छोटा एटम है, जैसा कि ग्रेफाइट के कार्बन वाले एटम हैं या कोई हाइड्रोजन है, तो उसका एक एटम का मास कितना हो सकता है? तो एक एटम का मास निहायत ही कम होता है। तो मासेस ऑफ एटम्स रेंज फ्रॉम 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम। तो ये बहुत ही कम आप कह सकते हैं मास है, और आम जो बैलेंस होता है उससे हम मेजर नहीं कर पाएंगे। अगली बात, अगर हम मोटा मोटा हिसाब आपको सिखाना चाहें कि एक एटम का साइज कितना है, उसका मास कितना है, तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। वो इस तरह से, द स्टूडेंट कैन गेट एन आइडिया अबाउट द स्मॉल साइज ऑफ एन एटम, कि एक एटम कितना छोटा है। तो बच्चों को समझाने के लिए कि अ फुल स्टॉप मे हैव 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट इन इट। अगर हम अपने पेन से एक डॉट लगा दें, एक फुल स्टॉप लगा दें, तो उसमें कितने एटम मौजूद हो सकते हैं। तो स्याही के जो कितने एटम हैं वो एक रफ एस्टीमेट बताया गया है कि 2 मिलियन एटम उसमें मौजूद होंगे। तो तकरीबन 20 लाख 20 लाख एटम मौजूद होंगे।